दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जब रूम में एंटर करते हैं तो सिर्फ उनकी वाइब से ही, वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन उनकी वाइब से ही बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। और कुछ लोग बहुत टैलेंट स्किल होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसकी क्या वजह है? तो आज का एपिसोड इन्हीं लोगों के बारे में है कि कैसे हम वो वाइब लेकर आ सकते हैं। लोग कहते हैं कि इंग्लिश तो सिर्फ एक लैंग्वेज है, लेकिन असल में ये एक सुपर पावर है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश बोलना ही काफी नहीं है, इसको किस प्रकार से बोला जाए, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से किया जाए, आज हमारे एपिसोड में द गेम चेंजर सीरीज में हम ये जानने वाले हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं, सुंदर नाथ जी रावल जी, जो आज एक अच्छा खासा नाम है स्पोकन इंस्टीट्यूट के अंदर में। इन्होंने लाखों हजारों बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अपनी शिक्षा दी है। आज एक छोटे से शहर में ये अपनी सेवा दे रहे हैं और इंग्लिश स्पोकन के अंदर में ये एक बहुत बड़ा नाम है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोच भी हैं, यानी कि आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को भी बेटर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो कैसे एक किलर पर्सनैलिटी निकल के आती है, आज हम सब कुछ इस एपिसोड में इनसे पूछेंगे और जानेंगे किलर वाइब लाने में हमको क्या करना चाहिए। और इनकी जो बातें हैं आज पूरे एपिसोड में आप पूरे अच्छे से सुनिएगा। सर, वेलकम टू आवर शो। और टू बी ऑनेस्ट, गेम चेंजर सीरीज के अंदर में आपसे अच्छे गेस्ट शायद नहीं हो सकते थे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये जानने में बहुत उत्सुकता है कि इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश सर एक डिमांडिंग सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ, तो 2012 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो अ, बाकी सब टीचर बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट था, ये था, लेकिन ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे करियर के ऊपर पूरा एक डेंजरस कुछ आ चुका था, खतरा आ चुका था करियर को लेकर। एक्चुअली मैं एक स्कूल में टीचिंग कराया करता था, सोशल साइंस का मैं टीचर था। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 3 से 4 दिन बाद में मुझे प्रिंसिपल मैम बोलते हैं कि सर हमें सोशल साइंस तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप हमें इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट है, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं क्या? तो मैंने कभी इंग्लिश पढ़ाया नहीं था, नो डाउट। स्कूल लेवल पे मेरा इंग्लिश थोड़ा-सा अच्छा था, लेकिन मैंने कभी टीचिंग लेवल पे कभी इंग्लिश को सोचा नहीं था। तो मैंने लेकिन वो चैलेंज लिया, मैंने कहा मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। मैं थोड़ा पढ़ के और थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके आई थिंक मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मुझे उस समय वो चांस मिला, मैंने वो चैलेंज लिया, वहाँ से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा। पहले साल मैंने रिज़ल्ट अच्छा दिया, लेकिन 2013 और 14 आते-आते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है और इसे स्पीकिंग के लेवल पर लेके जाना चाहिए और इसको बोलना बहुत ईज़ी है। चूँकि मैं सोशल साइंस में इंटरेस्टेड था मेरा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं टीचिंग करियर में आगे जाता हूँ, तो बच्चे सोशल साइंस में कोचिंग नहीं करते हैं सर। सही बात। डेफ़िनेटली अगर हम 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों की अगर बात करते हैं, तो बच्चा साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में जाता है। चूँकि साइंस और मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं था 10th और 12th लेवल पे, तो मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। और उस समय मैंने कोई एक बुक पढ़ी थी, वहाँ पे मुझे एक थीम मिला था कि किसी भी चीज़ को आप 90 डेज़ में इस लेवल तक आप सीख सकते हो कि किसी को आप सिखा सकते हो। सही बात। तो मैं इंग्लिश पढ़ा तो रहा था वहाँ पे, लेकिन स्पीकिंग लेवल पे मैंने वहाँ पे कुछ उस समय कुछ बुक्स वगैरह मैंने बाय की, उनसे पढ़ना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की, क्योंकि उस समय जियो और 5G का प्लान्स, 4G प्लान्स, 5G प्लान्स नहीं थे। तो मैंने बुक्स से इनसे करके और पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से थोड़ा-सा मेरा शिफ्ट हुआ एक सब्जेक्ट को लेके, और वहाँ से मुझे लगा कि ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि डिमांडिंग है। आज भी अगर आप देखें तो गूगल के सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं। इसका ओके। मतलब ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। और जब मैंने 2019 में अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट किया, तो मैंने ये फ़ील्ड चूज़ किया, लेकिन उससे पहले मैंने फाइंड किए तो 2 या 3 इंस्टीट्यूट थे हमारी सिटी में, ब्यावर के अंदर। तो मुझे लगा कि मैं इस मार्केट में अंदर एंटर कर सकता हूँ, और उससे पहले मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुका था, जो कि आउट ऑफ कंट्री जा चुके थे, नॉर्मल लेवल पे पढ़ाया था। तो मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई उसके बाद मुझे इंटरेस्टेड भी इस फ़ील्ड में हो गया। और वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट की, तो मेरे करियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका था, तो मैंने उस जो एसएसटी सब्जेक्ट को चेंज करके जब इंग्लिश में एंट्री की, बिकॉज़ इट वाज़ अ डिमांडिंग सब्जेक्ट दैट टाइम, तो यहाँ से मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई। ग्रैंड लेवल एंट्री हो गई। डेफ़िनिटली। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक सुपर पावर है इंग्लिश, सुपर तो मैंने पावर। उस समय ये फ़ील किया कि शायद ये भविष्य में जाके एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। आपकी बातों से ये क्लियर हो चुका है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन स्ट्रांग। डेफ़िनिटली यानी सर। कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। एम आई राइट? डेफ़िनिटली इसको आप मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो, इसको आप मेहनत बोल सकते हो। मेरा ये मानना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम 90 डेज़ का कोर्स ही कराते हैं। तो 90 डेज़ में किसी चीज़ को इस लेवल तक सीखा जा सकता है कि आप सिखा भी सकते हो। और अगर जब सिखाने की बात नहीं आ रही, सिर्फ़ सीखने की बात आ रही है, तो 90 डेज़ मेरे हिसाब से बहुत होता है। नो डाउट परफेक्शन में टाइम लगता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। बट इट विल बी ग्रेट कि अगर आप एक टाइम देते हो, तो आप
धीरे धीरे उस चीज़ में परफेक्शन के लेवल पे आने लग जाते हो। बट सर ऐसा भी क्यों कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ कुछ परसेंट बच्चे ही हो पाते हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश कह पाते हैं, जिसे हम फ्लुएंट कहते हैं ना, वही इंग्लिश वो बोल पाते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स वही हमारी जो लैंग्वेज होती है नेटिव लैंग्वेज में कुछ समय तक होता है, लेकिन उसके बाद वापस भी क्या कुछ रीजन हो सकता है इसके बारे में? इसका मतलब ये है कि हाँ, बाकी के बच्चे कुछ अलग मेथड फॉलो कर अलग रहे हैं। मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली एक्चुअली लैंग्वेज वही है, सही। लैंग्वेज आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, मान लो अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ अलग मेथड फॉलो किया आपने या ज़्यादा प्रैक्टिस की है या कुछ और आपने फंडामेंटल्स यूज़ किया है। मुझे ये लगता है सर कि अगर प्रैक्टिस के मेथड्स को अगर चेंज किया जाए, कुछ एडवांस मेथड फॉलो किए जाए, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो 90% टीचर्स या 90% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने टेंसेस सीख लिए, ग्रामर सीख ली, तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। जबकि ये सच है लेकिन पूरा सच नहीं है। ग्रामर के साथ-साथ उस ग्रामर को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, अच्छा। वो डिपेंड करता है। ओके। उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो हम सिखाते हैं। अभी मैं इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊँगा भी सही कुछ फंडामेंटल। तो प्रैक्टिस का खेल होता है। आपने कैसे प्रैक्टिस की, क्योंकि 12th बोर्ड में जब बच्चा 95% 96 लाता है, उसी को भी सेम टीचर पढ़ाता है और 40% वालों को भी सेम टीचर पढ़ाता है। तो इट मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 40% 90%। लेकिन दोनों में कुछ फंडामेंटल्स, कुछ रूटीन का फ़र्क होता है, जो कि बच्चों में लाना चाहिए आजकल। एक्सेंट का कोई रोल होता है सर इसमें? एक्सेंट जो हम एक बोलते हैं जैसे फ्लुएंट इंग्लिश प्रोनंसिएशन, में, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी। डेफिनिटली एक्सेंट का रूल होता है। बट इतने सारे वोकैबुलरी हम कैसे याद रखें सर? बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी ये होते हैं। नहीं करना है सर। एक्चुअली होता क्या है कि वोकैब्युलरी के नाम पे हमें डराया गया है। एक्चुअली ऐसा माना गया है कि हर 2 घंटे में एक नया वर्ड बनता है। रोज़ के 12 नए वर्ड बनते हैं। हर साल 4000 नए वर्ड बनते हैं और यहाँ जो शायद मेरे अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, शायद आपको 200 या 250 वर्ड से ऊपर याद नहीं है। तो इस साल जो 2025 गया है, उसमें 4000 नए वर्ड बने, वो कौन याद करेगा? इस बार फिर बनेंगे। मेरे टीचर ने मुझे कहा था सर, एक कोच से मैंने पढ़ा था, नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने कहा, सुंदर अगर आप 10 वर्ड रोज के याद करते हो तो आपका 1 साल में वोकैब्युलरी का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। बट 10 वर्ड सर। लेकिन 12 तो रोज के नहीं बन रहे। मैं तो फिर भी पीछे हूँ सर। तो मतलब फिर वो मैं ऑलरेडी फील्डिंग सेट करके बैठे हैं। या तो अब 12 नए बन रहे हैं, मैं 10 याद कर रहा हूँ। मैं तो फिर भी पब्लिक से पीछे हूँ सही बात और है। मुझे टीचिंग लेवल पे जाना है। तो फिर ये तो कहीं न कहीं एक रॉन्ग टेक्निक हो गई। तो जब फिर बाद में एक थ्योरी आई कि अगर आप 10,000 वर्ड याद कर लेते हो, 10,000 वर्ड्स अगर आपके पास में वोकैब आपको याद है, तो आप अच्छे लेवल पे अपना काम चला सकते हो। फिर इस पे और रिसर्च हुई, 7,000 तक आया। मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपका किसी भी लेवल तक काम हो, 1500 या मैक्सिमम 2000 अगर आपको वर्ड्स याद है, छोटे-मोटे बेसिक सब हुँ, मिला के, तो आपका तो काम आपकी वो ऑलमोस्ट बन कहीं जाता है। नहीं रुकने वाला है। तो इस लेवल सही तक बात काम है। हो जाता है। तो हम लोग क्लासरूम में जो फंडामेंटल सिखाते हैं, उन सब की हमने एक बेसिकली एक लिस्ट बनाई हुई है कि यही वर्ड्स आपको याद करने हैं, यही फ्रेजेस, और बेसिक लेवल पे ये काम आते हैं। आती है सर इसमें प्रॉब्लम, बच्चे मतलब 90 डेज़ को कर लेते हैं फ्लुएंट में, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ वही जो भेड़-चाल हम देखते हैं ना? सिस्टम सर, हुँ, सारा सिस्टम का खेल होता है, क्योंकि 90 डेज़ में एक्चुअली अब बच्चा फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ रहा है या फिर आजकल नर्सरी से बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है हुँ। और वो 12th क्लास तक पढ़ रहा है। जो चीज़ वो 15 साल में नहीं सीख पाया, वो वो 90 चीज़ दिन वो में 3 महीने में सीखेगा। तो सही क्या बात आप ये मानते हैं कि जो मेहनत 15 साल में नहीं लगी, वो 3 महीने में लगेगी? नहीं हो पाएगी वो तो। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, बिल्कुल गलत मानता सर, हूँ। ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने सिस्टम ऐसे बिल्ड किए हैं, 90 डेज़ के अंदर एक्चुअली सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। पहले ये देखना है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए कितना रिक्वायरमेंट है। पहले जब हुँ, हम लोग एडमिशन करते हैं तो, या फिर जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, हम आपकी डिमांड पूछते हैं। आपको किस लेवल के लिए सीखना है? आपको नॉर्मल बातचीत सीखना है, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है? तो सबका एक डिमांडिंग अलग-अलग है। लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, तो अगर आप कोई एसएससी, यूपीएससी, बैंक पीओ इनका एग्ज़ाम दे रहे हो, तो स्पीकिंग से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे वहाँ पर सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम क्रैक करना एग्ज़ाम है। क्रैक करना है। तो उस लेवल पे सिर्फ़ मैं आपको ग्रामर को डीप में जाके सिखाऊँगा। वहाँ पर हम आपको बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं करवाएँगे। डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ भी नहीं होगी। सिर्फ़ आपका टारगेट क्या है? पेपर क्रैक पेपर करना क्रैक और करना। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, सही। ये होता है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है। फिर भी अगर स्पीकिंग की बात करें, तो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर, लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जो ग्रामर के काम आते हैं, सब नहीं पढ़ने होते हैं। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस का लेवल होता है। हुँ। हाँ, ये कह सकते हो कि एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस अगर हो, तो ही बच्चा सीख पाता है। हमने आपके ऐड देखे हैं सर, हुँ, उसमें बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं, और एक बहुत फ़नी सा मीम था उसमें, शोले मूवी का एक ओके। था, वो शायद वो गब्बर सिंह वाला है कोई, आप बताएँगे वो दर्शकों को? वो आई थिंक ऐसा था कि बंदूक कनपट्टी पे रख के हाँ,
इंग्लिश सिखाने इंग्लिश वाला सीखने सबसे वाला। बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा कालिया? कुछ रीजन है सर इसके पीछे, क्या रीजन है? मतलब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है बच्चा, या क्या रीजन है इससे? एक्चुअली सर वैसे तो हम इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं बाय गॉड ग्रेस, बट ये मीम्स बनाने के लिए थोड़ा सा जो टीचिंग क्वालिटी के लिए मुझे जानते हैं बच्चे, थोड़ा फनी और एंटरटेनमेंट के थ्रू पढ़ाता हूँ, क्योंकि आजकल मुझे लगता है एजुकेशन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, दोनों को अगर मिलाए तो ये बनता है एडुटेनमेंट। दस एडुटेनमेंट। या एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों को मिलाते तो बनता है एडुटेनमेंट। एक और नया आज वोकेबुलरी दे दिया सर ने। आजकल बच्चे ये पसंद करते हैं सर। ना तो अगर बहुत ज़्यादा पुराने प्रोफ़ेसर की तरह पढ़ाएँगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। सही बात। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट हो गए तो बच्चा आपको सीरियसली लेगा नहीं। वो फॉर ग्रांटेड लेके आपको फिर वो फॉर ग्रांटेड ले लेगा, लेकिन उसमें लॉस उसका ही है। कोचिंग को फ़ायदा है, टीचर को फ़ायदा है, लेकिन बच्चे का लॉस है। सही है। तो उस बेस पे जाके थोड़ा-सा फ़नी मीम बना के और थोड़ा-सा कुछ चीज़ें क्लासरूम में भी हम यही करते हैं। मैं ये श्योर करता हूँ कि क्लासरूम में आप 3 टू 4 डेज़ आप डेमो क्लासेस लीजिए। आपको अगर लगे कि हमारे पैटर्न स्कूल, कॉलेज या पुराने पैटर्न से जो आप पढ़ रहे हैं, अगर वो पैटर्न से है, तो आपको जॉइन नहीं करना है। और कुछ उसमें हम फनी मीम्स, कुछ जानबूझ के कुछ कॉमेडी ऐड करते हैं, कुछ मूवीज़ के डायलॉग ट्रांसलेशन करवाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा भी लगे, और ये चीज़ें आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिकॉल रहती है। सही बात। इसीलिए इन चीज़ों का है, बाकी और कुछ खास टारगेट नहीं है। पर्सनैलिटी का और इंग्लिश का सर एक तरह से भाई-बहन का रिश्ता है। पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है, तो एक अच्छे लेवल पर आप जा सकते हैं। तो एज़ अ पर्सनैलिटी कोच क्या टिप्स होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए? पर्सनैलिटी सर बहुत मैटर करता है। मैं तो एक लाइन बोलूँगा यहाँ, जो मेरे कोच मुझे सिखाते थे कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता बढ़ ही है। नहीं सकता। अगर कोई इंसान 50,000 कमा रहा है, तो आप उसका पर्सनैलिटी देखिए, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, हुँ। उसका थिंकिंग स्टाइल देखिए, उसका रहन-सहन, उसका नेटवर्क देखिए। और वही अगर कोई इंसान अगर 10 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है, तो आप उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन, उसका सब देख सकते हैं। तो इट मीन्स पर्सनैलिटी बहुत मेजर रोल बहुत प्ले ज़्यादा करता मैटर है करता आपकी ग्रोथ के अंदर। आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। है। इसीलिए इसके साथ-साथ में पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। शायद अच्छे कपड़े पहनना पर्सनैलिटी है। यस। शायद लोगों को लगता है कि अच्छा बोल लिया तो पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन बहुत सारा होता है, नो डाउट। जब आप फर्स्ट बार मिलते हैं तो आपका जो इंप्रेशन बनता है वो आपके ड्रेसिंग सेंस से ही बनता है। हुँ। तो पहला इंप्रेशन तो आपका ड्रेसिंग से बनता ड्रेसिंग है, हो गया। क्योंकि जब मैंने आपको दूर से देखा है तो पहले मैंने आपसे बात नहीं की है। मैं आपका ड्रेसिंग सेंस देख के आपको जज कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपने बातचीत करना स्टार्ट किया तो मैं आपकी फीलिंग समझ पाया। मुझे मालूम चला कि शायद आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आप क्या करते हैं, मैं आपके बारे में और नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले पाया। तो पहला तो ड्रेसिंग सेंस होता है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, और ऐसे करके ड्रेसिंग सेंस, कलर कलर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। स्मोकिंग टेक्निक्स, आपकी ग्रूमिंग, बहुत सारी इसमें आती है। आपका किस तरह के कलर के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, कई बार ये भी मैटर करता है इसके अंदर। तो सिर्फ बोलना और ये नहीं है, बाकी बहुत सारे फंडामेंटल्स में मैटर करते मैटर हैं। करता है। डेफिनेटली। पेरेंट्स के दिमाग में सर ये रहता है कि 90 डेज़ में अगर हमने बच्चे को भेज दिया, तो एक एज़ अ वॉशिंग मशीन होती है ना, बीइंग एन एजुकेटर ये चीज़ तो मैं रोज़ या देखता हूँ कि आपको हमने दे दिया है अपना स्टूडेंट, अब आप इसको पास करवा के ही रहिए। ओके। तो 90 डेज़ एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि 90 डेज़ के अंदर में ही अगर बच्चा नहीं सीख पाया, इन केस बच्चे का अगर मेंटली इस तरह से नहीं हो पाया, तो पेरेंट्स का भी कुछ रहता है यहाँ पर बोझ, आपके दिमाग में कोई लोड रहता है या कुछ, क्या चीज़ उसमें उस वक़्त आप फ़ील करते हैं? आए दिन कॉल्स आते हैं सर। सर आपने कहा था बच्चा 90 हाँ, डेज़ में बोल पाएगा, और टू बी फ्रैंक ये वीडियो में कह रहा हूँ, हाँ, 100% बच्चे जो आते हैं वो इंग्लिश नहीं सीख नहीं पाते सीख हैं। सकते, सही ये बात, कड़वा सच है, बिकॉज़ आप भी जानते हैं 100% स्टूडेंट्स कभी सीरियस नहीं होते हैं, नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है समटाइम्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हो, वही, बिकॉज़ मैंने आपको टेक्निक सिखाए और आपको हमने एडमिशन के टाइम पे बोला था, एक रूल हम फॉलो कराते हैं सर, दैट इज़ 90-91। 1991 या या व्हाट अबाउट दैट? 90 दिन, 90 मिनट, 1 टारगेट। ओके, क्लासरूम के अलावा अगर बच्चा जिस मेथड से हमने सिखाया है, मेथड आपको दूसरा फॉलो नहीं करना है। हुँ, आज तक आपने क्या सीखा है उसको खाली कर देना है। ओके, हम उसको ब्लैंक करवा देते हैं। आपको अल्फ़ाबेट के अलावा और छोटे-मोटे वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता अब आपको। अब जो मेथड हम सिखाएँगे वही हुँ, मेथड आपको फॉलो करना है। आज से पहले आपने क्या फॉलो किया उसको भूल जाइए। अब 90-91 क्या है? 90 दिन, 90 मिनट जब आप टारगेट करते हो इस चीज़ को, एक टारगेट लेके, तो आप क्या करते हो, क्लासरूम के अलावा आपको करीब-करीब 1 से डेढ़ घंटा निकालना होता है। 90 मिनट नहीं निकाल पाते, कई बार कुछ बच्चे 50 मिनट, 60 मिनट्स, दैट इज़ ओके। हुँ, लेकिन 90 दिन एक अच्छा 90 मिनट एक अच्छा पीरियड होता है। अगर बच्चा 90 मिनट निकाल लेता है 90 डेज़ तक, 3 महीनों तक, तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस लेवल तक तो हो जाता है कि जिस प्रॉब्लम को लेके वो यहाँ बैठा है क्लास में, चाहे उसको इंटरव्यू क्रैक करना हो हुँ, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना हो, तो वो क्रैक हो सकता है। हमने 2-2 महीने में करा के बच्चों को भेजा है। आज बाय गॉड ग्रेस 13 प्लस कंट्रीज़ में मेरे पढ़ाए हुए 1700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। ओके,
सो इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री इन द ब्यावर सिटी। तो ये एक बाय गॉड ग्रेस और बाकी ये सारी ऑडियंस का प्यार है। तो एक ये छोटे चीज़ें हैं, शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और आई थिंक हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि सिर्फ कह देने से और सोच लेने से काम नहीं होता कि 90 डेज हमने बस क्रैक कर लिया तो हमको इंग्लिश फ्लुएंस आ जाएगी, हम एक चंद मिनटों में हमारी इंग्लिश लाइक पॉलिटिशियन शशि थरूर जैसी हो जाएगी। तो वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनिटली। पेरेंट्स इस चीज़ को समझे कि अगर आपने किसी बच्चे को एक इंग्लिश क्लासेस में या 1 घंटे की आप डेली क्लास ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा इंग्लिश परफेक्ट सीख जाएगा। हाँ, अगर वो मेहनत करता है, पेशेंस रखता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो एक अच्छे खासी लेवल पर उस चीज़ को कर पाता है। सर, इसमें एक छोटी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा बोलता तो इंग्लिश है, बट उसके माइंड में हिंदी चल रही होती है या अपनी नेटिव लैंग्वेज चल रही होती है। जैसे मारवाड़ी चल रही है, हम राजस्थानी है, तो मन में बचपन से वो मारवाड़ी बोलता है, तो बचपन से 15-18 साल तक वो बच्चा मारवाड़ी बोल रहा है और अचानक से उसका दिमाग इंग्लिश के लिए कैसे तैयार होता है? तो वहाँ एक चैलेंजिंग रोल आई थिंक लग हो रहा होता है। तो अब इसमें कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? ये सर आपके लिए नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए भी होता है। अच्छा। बिकॉज़ जब क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मेरे साथ चैलेंजिंग सर ये होता है जुनेद सर कि एक बच्चा बैठा है, सारे बच्चे सेम, क्योंकि स्पोकन कोर्स है, सही। आपको अलग या मैं किसी और को अलग नहीं करा सकता, सिलेबस सबका सेम है। हुँ, 4th क्लास का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा है, 8th क्लास का भी उसी क्लास में बैठा है, 12th का भी और कॉलेज स्टूडेंट और प्रोफेशनल भी। हुँ, सबको मुझे सेम चीज़ पढ़ानी है, सही बात है। बट सब अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं। अलग-अलग बैकग्राउंड है। एक के घर में इंग्लिश थोड़ी बहुत बोली जाती है, हाँ, एक के घर में राजस्थानी बोली जा रही है, वही एक हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बोल रहा है, इंग्लिश। एक नॉर्मल कैटेगरी से है, एक रिच क्लास फैमिली से, मतलब कोई भी अलग-अलग हाँ, कहने का मतलब कि फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी अलग है, अलग सोसाइटी से, अलग लैंग्वेज है, तो अलग थिंकिंग स्टाइल है, तो वहाँ पर लेकिन उन सबको पढ़ाना मुझे सेम चीज़ है। हुँ, तो ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कैसे वो थिंकिंग करेगा, कई बार एक थ्योरी पढ़ी थी कि आप इंग्लिश में ही सोचो, हुँ, तो इंग्लिश में सोचना मुझे लगता है जब हम लोग, जब हमारी मदर टंग हिंदी है या इंग्लिश है या फिर मारवाड़ी है, हुँ, तो अगर इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो वो सोचना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि फिर जो फ्लुएंट बोल रहे हैं वो कैसे बोल पा रहे हैं? हाँ, सर स्टार्टिंग में आपका प्रैक्टिस का लेवल आपको इस लेवल तक ले जाना होता है कि जैसे अभी अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा या फिर आप मान लीजिए किसी से बात कर दें, तो उसका ट्रांसलेशन का लेवल या सबकॉन्शियस माइंड में उसकी स्पीड इस लेवल तक बढ़ जाती है कि आपको लगता है ये नेचुरल है। जैसे हुँ, आपने स्टार्टिंग में जब हिंदी सीखी थी या जब भी हमने कोई लैंग्वेज सीखी थी, तो स्टार्टिंग में हमें बोलना नहीं आता था। बोलना नहीं आता पेरेंट्स के था। थ्रू हमने सुना कोई भी चीज़ की, ये बैग है, ये बॉटल है, ये हुँ, कैमरा है, तो इस तरह हमने सुना। उसके बाद उसको बोलना स्टार्ट किया, फिर सेंटेंसेस जमाना स्टार्ट किया। तो एक प्रैक्टिस लेवल पे जाके वो नेचुरल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम बाइक चलाते हैं फर्स्ट बार, तो हम लोग घबराते हैं। सही पहले दिन बात है। बच्चा घबराता है, क्योंकि जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपके हाथ में ब्रेक भी है, क्लच भी है, एक्सेलरेट आपके क्लच है। पास एक्सीलरेटर सब कुछ होता है, तो आपको सारा फ़ोकस लगाना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद आपका प्रैक्टिस लेवल इतना हो जाता है कि आप फ़ोन यहाँ पर रख के बाइक चलाते हुए भी बात कर लेते सही हैं। बात है। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें विद्या बालन ने कहा था कि फ़िल्में 3 चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इंग्लिश सीखने के 3 तरीके हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और और प्रैक्टिस। तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करने के एडवांस तरीके हम बताते हैं कौन सा करना है। लाइक अगर आप किसी एक्स-वाई-ज़ेड कोचिंग में हैं और क कोई एक बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, तो आप में और उसमें 90 डेज़ में अगर 19-20 का नहीं सर 19-45 का फ़र्क हो, तो समझो हमने कुछ सिखाया है। हुँ, अदरवाइज़ फिर मतलब नहीं है। ज जब यहाँ पे हम लिखते हैं ब्यावर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट 100% रिजल्ट्स, कई जगह ऐड में तो आपने गारंटीड वर्ड भी देखा होगा आपने। यस। तो वो गारंटीड वर्ड हम इसलिए देते हैं, अगर बच्चा फंडामेंटल फ़ॉलो करता है, हुँ, उसके बाद अगर नहीं सीख पाता है, तो फिर हम लोग गारंटी देते हैं कि हम आपका मनी बैक वापस कर देंगे पूरा। ओके। डेफ़िनिटली 100%, क्योंकि फंडामेंटल काम करते हैं, रिसर्च किया है। बिकॉज़ अगर उन पैटर्न्स को यूज़ करके सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ एक आम आदमी अगर ब्यावर का नंबर 1 टीचर बन सकता है, तो इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट कोई कुछ भी भी कुछ कर भी कर सकता है। सकता है। यानी अगर एक थ्योरी है कि 6 महीने अगर आप किसी काम में आप लग जाते हैं, तो हुँ, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। सर, ऑलमोस्ट इतनी हाँ। सारी चीज़ें मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है? आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स को मैनेज करना और हर तरह के पेरेंट्स को भी आप अकेले मैनेज करते हैं। तो ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी कुछ इसमें रोल रहता है आपके? बहुत रोल है सर टाइम मैनेजमेंट का। आप सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं हम, कम्युनिकेशन ओके, स्किल्स और कुछ वर्कशॉप कराते हैं हम लोग 7 टू 8 वर्कशॉप। अच्छा। इसमें बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन और हैबिट मास्टरी। तो स्पेशली अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो ये सर पूरा टाइम मैनेज रखना पड़ता है। पहले चीज़ तो ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड हो गया, हुँ, तो मुझे इसमें बोरिंग फील नहीं होता है, टायर्डनेस नहीं लगता है। दूसरी चीज़ कि जब बहुत सारे काम होते हैं और आपको मैनेज आपको ही करना है, प्लस आप सारे पेरेंट्स उम्मीद जब हमसे लगाते हैं, तो कुछ बैकएंड में कुछ स्टाफ्स रख रखा है। स्टार्टिंग में हमने खुद ने मैनेज किया था, मैं
और सपोर्टिंग में मेरी वाइफ रहे थे बैकग्राउंड में, तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। और स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। आज मुझे करीब वैसे तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन पिछले 3 सालों से मुझे याद नहीं है कि मैं कब 6 बजे के बाद उठा हूँ। अच्छा। 5 बजे से मेरे सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्निंग में 5 फर्स्ट मेरा क्लास होता है ऑनलाइन, तो 4:30 4 उठना पड़ता है। तो उसी की वजह से सारे चीज़ें मैनेज होती है, पूरे पेपर प्लान करते हैं और ऑलमोस्ट 99% काम जो हम दिन में सोचते हैं हो जाते हैं। आज अगर आपने देखा होगा तो सोशल मीडिया पे भी हमारी फॉलोइंग अच्छी है और आई थिंक ब्यावर में इतनी फास्ट पॉपुलैरिटी किसी और कोचिंग ने नहीं ली है। तो थोड़ा-सा रहता है सर, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका इंटरेस्ट हो और आपको टीम अच्छी मिले, थोड़ा-सा आपका विज़न क्लियर हो, तो हो जाता है सर। वही चीज़ है सर, पेशेंस और प्रैक्टिस ये दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टाफ का भी कुछ रोल होता है सर, जैसा आप जो पढ़ा सकते हैं, तो स्टाफ भी उसकी क्लास को यूज़ करता है या वो बैकएंड सपोर्ट के लिए आप? बैकएंड सपोर्ट को भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर बच्चा अटक जाता है, समटाइम्स लाइक यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट टू हाँ, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, तो उस समय अगर मैं क्लास में बिज़ी हूँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो उस समय मेरी वाइफ और 1-2 मेरी स्टाफ है, जो मुझसे ट्रेन्ड है, तो वो बैकएंड का सपोर्ट भी देखते हैं, प्लस कुछ अच्छा, डाउट हो तो बेसिक्स डाउट उनके क्लियर कर देते हैं। बच्चा अगर किसी रीजन लेवल पे सैटिस्फाइड नहीं होता, वेट करता है, क्लास के बाद मैं उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, उसको ऑडियो वीडियो प्रैक्टिस मिलती है, जो कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी कोचिंग इतना डीप लेवल नहीं पे करता। जाके देता है। तो सारा सपोर्ट उसको मिलता है। एंड इवन 90 डेज़ की बात किया, हम लोग कब से 90 डेज़ की बात करें, 90 दिन में अगर बच्चा नहीं सीख पाता है, तो एक फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, दैट इज़ लाइफ टाइम मेंबरशिप। ओके, इट मीन्स कि अगर आप 90 डेज़ में किसी रीज़न से नहीं सीख पाए, मान लीजिए आप सीरियस हैं लेकिन आपने बीच में आपने क्लास छोड़ दिया या फिर आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से कुछ टॉपिक्स आपके छूट गए, आप रेगुलर नहीं कर पाए, तो एक बैच के बाद आप किसी बैच में बैठ के दोबारा कितनी बार भी कोर्स को रिवाइज़ करें, अच्छा, चार्जेज़ आपका एक बार लगता है। अच्छा। लेकिन आप चाहे 1 साल आएँ, 2 साल आएँ, जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो, उसी सेम फीस में आप पढ़ते रहिए। इस चीज़ का राज क्या है सर? ये यहाँ तो पर पेरेंट्स की शिकायत खत्म हो जाती है। जो आपने कहा था, पेरेंट्स कभी-कभी आपको ब्लेम करता है कि सर 90 डेज़ हुआ नहीं हाँ, सीखा, तो फिर हम लोग उनके लिए ऑप्शन खोल देते हैं। बट ये फाइनेंशियल तौर पे कोचिंग के लिए एक तरह से लॉस मैं समझता हूँ। लेकिन इसका कुछ ना कुछ आपने आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ट्रिक निकाला है। ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होगा सर। नहीं सर, मेरे स्टाफ झगड़ते हैं मुझे सर, 90 डेज़ का कोर्स है, बट हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, बिकॉज़ होता क्या है, बच्चा हर समर वेकेशन में दोबारा आ जाता है। अच्छा, तो इसके वो स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो घर पे फ़ोन चलाएगा। हाँ, अब क्या करते हैं पेरेंट्स, उसको क्लासेस भेज देते हैं कि चलिए ठीक है, इस बहाने 1 डेढ़ घंटा बीस बच्चा ऑक्यूपाइड रहेगा और हुँ, इस बहाने इंग्लिश सीख जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लॉसेस भी है इसमें कि हमें सर्विस देनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है। बट फ़ायदा ये है कि बच्चे का जब लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब वो बच्चा नए बैच में आके वापस प्रैक्टिस के लिए बैठता है, तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वो बच्चा रिप्लाई करता है, तो पुराने बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं, उनको हुँ, लगता है पुराने बच्चे में रिजल्ट है, रिज़ल्ट तो है। हम भी सीख सकते हैं, पहला बेनिफिट ये। तो हुँ, कहीं न कहीं ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, हमारी मार्केटिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ कि सर, अगर जहाँ 20, 25, 30 बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे अगर पुराने स्टूडेंट्स एक बैच में 2 से 3 बैठे हैं, तो इतना सफिशिएंट है कि कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़, ये ट्रस्ट बिल्डिंग का एक तरीका है सर, तरीका है। जिससे इट्स अ विन-विन सिचुएशन टू आवर कोचिंग सेंटर एज़ अ ओनर एज़ वेल। एंड अगर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो दोनों का फ़ायदा है। राइट, तो ये दोनों तरह से बेनिफिशियल है। सही थोड़ा बात है। दिक्कत आती है, बट वी कैन मैनेज इट। नहीं, मैं नहीं समझता कि बच्चा इसको बार-बार रिपीट करने का सोचता होगा। अगर वो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, हुँ, तो आई थिंक वो उस चीज़ को फिर आगे मेंटेन कर लेता है। तो ये बस 50% बच्चे ही होते हैं जो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं बैक बेंचर हुँ। स्टूडेंट्स हैं। वही बच्चे वापस रिपीट करते होंगे या पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको भेज देते होंगे। 20% आते हैं सर 20% ही होता होगा। मैक्सिमम, यस, वही क्योंकि चीज़। जो 50% ऑडियंस जो होती है हमारी 12th प्लस होती है, तो हाँ। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ कर लेते हैं प्रैक्टिस हुँ। काफ़ी हद तक। और स्कूल के बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं कई सारी चीज़ें, तो वो वापस रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट। बाकी जितने बच्चे आ रहे हैं उनमें से 80% स्कूल के आते हैं रिपीट, बाकी 20% जो अडल्ट होते हैं, यंगस्टर होते हैं, जेनजीज होते हैं, वो आते हैं। ज़ेन ज़ी की आपने बात की सर। आज के टाइम में ज़ेन ज़ी मोबाइल में बहुत ज़्यादा खो चुके हैं। मतलब मोबाइल जनरेशन है ये, टैब जनरेशन। तो क्या है इसमें? कुछ हेक्टिक रहता है इस चीज़ में भी? और उसके अलावा एआई आज के दौर में आ गया है। तो एआई के साथ बच्चे कैसे इस चीज़ को आगे कर सकते हैं? हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं? हेक्टिक तो है सर, क्योंकि बच्चा जब पूरे दिन उसमें घुसा रहेगा, मोबाइल में, आज वो क्या कंटेंट फाइंड कर रहा है, टीचर बच्चों को, या मतलब बच्चों को पेरेंट्स पता है को लेकिन नहीं पेरेंट्स पता को है, नहीं पता सर नहीं ये चीज़ें। पता। और कहीं न कहीं जब फ्रीडम हम बच्चों को दे देते हैं इस लेवल पर, हुँ, तो कहीं न कहीं मॉनिटरिंग बहुत आई थिंक ज़रूरी होती है, हुँ। बिकॉज़ आज डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं यस, कि वही, आप बच नहीं सकते उससे। नहीं बच सकते। नोटिफ़िकेशन से लेके आपके पास इतने 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 सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ,
तो बच्चा क्या फाइंड कर रहा है उससे बच नहीं सकते। तो कई बार जो आपका मेन गोल है उससे आप भटक जाते हैं। तो उसके लिए कुछ पेरेंट्स को भी फाइंड करना चाहिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। रही बात एआई की, तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आजकल टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा। नहीं, हमारे लिए तो बहुत फायदे वाली चीज़ है। हाँ, तो मैं यही तो जो आपने बोला मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, बिकॉज़ टीचर्स की जॉब एआई कभी नहीं खा सकता है, क्योंकि लगता है कि शायद अब क्या हो गया कि जब एआई आ चुका है, तो शायद कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं मुझे उन्होंने कहा भी था मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि सुंदर अब जब एआई आ चुका है तो फिर कैसे फाइट करोगे? एक समय के बाद ना आपका इंस्टीट्यूट एक क्लोज़ हो जाएगा। ट्रैक से हट जाएगा, क्योंकि सही। बच्चे एआई से सीख लेंगे। आजकल बहुत सारे रोबोटिक ऐप्स आ चुके हैं जो आपसे बात भी कर आपसे लेते बात हैं। कर लेते हैं। तो उस लेवल पे क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि अगर सबसे पहली चीज़ अगर आपने बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड किया है, हुँ, पहली चीज़ आपने उसको अगर एडवांस मेथड दिए जो शायद एआई से आपको पूछने पड़ेंगे, आप जब पूछोगे जब आपको पता होंगे कि मुझे पूछना क्या है। पूछना क्या है? राइट क्वेश्चन पूछना भी एक तरीका है। सही इसके बात ऊपर है। पूरी एक बुक लिखी जा चुकी है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ओके। तो राइट क्वेश्चन पूछना भी एक तरीका है। तो क्या पूछना है वो पता होना चाहिए। पहली चीज़ फिज़िकल क्लासेस की मतलब क्या कह सकते हैं आप, फिज़िकल क्लासेस के बराबर में ऑनलाइन क्लासेस या फिर आप कह दीजिए एआई नहीं हो सकता है। ऑनलाइन हुँ, क्लासेस का एक लेवल तक नो डाउट रिज़ल्ट है, लेकिन उसमें भी एक टीचर आपसे इंटरैक्ट है। हुँ, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, दे कैन बी रिप्लाई यू एंड वो आपके डाउट सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ हद तक ठीक है, और अगर वो क्लासेस फिजिकल है ऑफलाइन तो सबसे अच्छा है। लेकिन एआई के साथ में मुझे लगता है कि नो डाउट ये बच्चों के डाउट्स दूर कर रहा है। इंस्टेंट लेवल पर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, हुँ। लेकिन कुछ लेवल पे जाते हैं क्योंकि आपको एक्चुअली आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं एआई से, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके स्टेप्स क्या होंगे। उस स्टेप्स पे हमने काम किया हमने है। काम किया। और मैं तो टीचर्स को उल्टा ये बोलता हूँ कि आपको डर क्यों लग रहा है? अगर बच्चा इंग्लिश एआई से सीख के अगर बच्चा इंग्लिश सीख लेगा एआई से करके, हाँ, इससे अच्छा आप पहले अपग्रेड हो जाओ। सही आप बात है। एडवांस तरीके आप अपना लो, उस कुछ चीज़ को ताकि आप यूज़ बच्चों को अपना दीवाना बना दो, बच्चे आपका एग्ज़ैक्टली, फैन हो जाए, वो एआई पे जाए ना। एग्ज़ैक्टली। हमारे गुप्त सूत्रों ने सर पता लगाया कि आप टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं सर। ये क्या कौन टीम से से गुप्त सूत्र हैं आपके? ये है सर, बहुत से गुप्त सूत्र हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं। तो एज़ अ इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर को क्या गाइड आप देना चाहेंगे? सर ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छा किया है। टीचर्स ट्रेनिंग मैं करता हूँ, नो डाउट अभी तक ऑलमोस्ट हमने 600 प्लस टीचर्स को ट्रेन किया। हाँ, ब्यावर में करीब 100 प्लस टीचर्स को ट्रेन किया। मैं तो एक ही कहूँगा सर, वैसे तो आप अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हमने रिसेंटली साथ में काम भी किया है। यस। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मुझे लगता है टीचर्स को सबसे पहले बच्चे का ट्रस्ट ही बिल्ड करना चाहिए। टीचिंग पैटर्न पैटर्न सर जो मैथ्स आप पढ़ाएँगे, शायद वही फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह सब अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वही वही पढ़ाऊँगा। पढ़ाएँगे। बट पढ़ाने का तरीका, हुँ, बच्चे के ऊपर ट्रस्ट, बच्चे का विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं पूछूँगा तो मुझे रिप्लाई मिलेगा। मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा सॉल्यूशन होगा। होगा। डज़न्ट मैटर कि वो क्लासेस पेड है या सस्ती है, महँगी है, हुँ, डज़न्ट मैटर। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा होता है बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड करना। आज हम ओपन बोलते हैं कि आप पहले किसी भी क्लासेस में जाइए, उसके बाद आप यहाँ पे डेमो क्लासेस ट्राई कीजिए, फिर आप कंपैरिज़न कीजिए, जो हुँ, आपको बेस्ट लगता है वो करिए। तो एज़ अ टीचर मैं ये कहूँगा सारे टीचर्स को कि अपने फील्ड में सबसे पहले तो अपने फील्ड में मास्टर बनिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए, राइट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्स एंड आउट्स आपको मालूम होने चाहिए, कि बच्चा क्या पूछ सकता है। बिल्कुल सर, अगर आपने उसकी प्रिपरेशन पहले करी और बिना तैयारी क्लास में कभी खड़ा नहीं कभी होना नहीं है। होना चाहिए। मेरे कोच ने सर जब मैंने स्टार्टिंग किया था, कोच ने बताया था, आपको आती है, उसके बावजूद भी स्टार्टिंग के बैचेज़ जब मैंने बड़े लेवल पे जब स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा आपको तैयारी करके ही जानी है। जाना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अटक सकते हो। अभी उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ती है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ, अपग्रेड करता हूँ, हुँ, ताकि हम लोग बच्चों को अपग्रेड चीज़ दे सकें। तो अपग्रेड होइए, सारे डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, उसके बाद बच्चा कहीं नहीं जाएगा। सही बात है। सर एक ड्रॉबैक है कि स्कूल्स इतना पीछे क्यों है इंग्लिश सिखाने में? मतलब वो लोग इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हम देखते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है कि जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है, उसको इंग्लिश नहीं आती। इवन उसको हिंदी भी नहीं आती। बिल्कुल रट्टा मार एक सिचुएशन हो गई, सिस्टम ऐसा बन चुका है। लेकिन स्कूल के पास इतना सारा सोर्स होने के बावजूद, एक कोचिंग सेंटर्स उसको सिखा देते हैं, लेकिन इतने सोर्स होने के बावजूद स्कूल पीछे रह जाते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? अलग-अलग कारण हो सकते हैं सर। एक तो इसको 2 तरह से बाँटेंगे कि एक तो ये हो सकता है कि स्कूल्स में सिलेबस बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सही। तो अगर बात करूँ जस्ट लाइक मैं अगर स्कूल का ऑनर हूँ, हुँ, तो मेरे पे ये भी प्रेशर रहेगा कि बच्चे को टाइम पे कोर्स भी करवाना है। यस, तो फैकल्टीज़ के ऊपर ये भी लोड है। लोड होता है। उसके बाद उसका रिविज़न कराना, फिर हुँ, उसके बाद में हॉलिडेज़, लीव्स बहुत हो जाती है। हॉलिडेज़ बहुत सारे आते हैं, तो हुँ, हमारे पास में 365 दिन कहने के होते हैं। यस, लेकिन जनरली हमें जो मिलते हैं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, आई थिंक सीरियसली देखा जाए तो वो हमें 200 दिन या 220 दिन मिलते हैं, आपने पढ़ाया है। सही। 220 दिन में भी उसके एग्ज़ाम्स आ गए, कुछ आ गए, एक्टिविटीज़ आ गए,
कुछ और जो टूर्नामेंट्स हमने करा दिए वो आ गए। तो ठीक से अगर तैयार करने के लिए बच्चे को जो आपको मिलता है, वो मिलता है 150 डेज़ ऑलमोस्ट। 150 कहने अब की बात होती 150 डेज़ के अंदर आपको सिलेबस कराना है, उसका स्पीकिंग करवाना है, उसको प्रैक्टिस भी करवाना प्रैक्टिस है, भी उसको करवाना है। फ्लुएंसी भी लाना है। सो समटाइम्स ये नो डाउट आजकल कुछ स्कूल कर भी रहे हैं, हुँ। लेकिन कई बार ये थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से। नो डाउट आई एम नॉट श्योर कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है पूरी तरह से स्कूल इसके मतलब ब्लेम नहीं कर सकते। हुँ। ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोड ज़्यादा होने के हाँ, चक्कर में कुछ नहीं कर पा स्कूल्स रहे हैं ट्राई या कर फिर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं। हुँ। बोथ आर करेक्ट मे बी। और इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है कि बच्चा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कितना ही बड़ा स्कूल हो, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हम कहते हैं ना मैथ्स के अंदर में बच्चा नंबर अच्छे ला रहा होता है, कई बार वो प्रैक्टिस नहीं करता तो रह जाता है पीछे। कि डेफिनिटली। वही चीज़ इसमें काम करती है। आपके स्टूडेंट्स सर अभी फ़िलहाल ऐसे कोई बच्चे हुए हैं जो मतलब आगे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या आगे जैसे जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट से बात होती है आपकी? मेरे यूट्यूब पे सर अभी 9000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ओके, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के 2 लाख, 2.5 लाख, इवन 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। बिल्कुल। मैंने क्लासरूम में बच्चों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ और कुछ स्टूडेंट्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे अच्छा वर्क कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रीज़ में बहुत है, करीब 13 प्लस कंट्रीज़ में है, तो बहुत कंट्रीज़ में भी स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे कई बार ये लगता है कि मतलब ये टीचिंग का ब्यूटी है। आप पढ़ाते हैं और आपसे भी आगे टीचर्स निकल जाते हैं और ये बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक पेरेंट्स और एक टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपसे भी आगे आगे निकले, निकले। सही बात तो है। ये बड़ा एक मतलब खुशी का विषय है कि प्राउड मतलब मोमेंट। प्राउड मोमेंट है कि आज मैं इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बाद 9000 10000 सब्सक्राइबर हम पूरा नहीं कर पा रहे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 50,000, 1 लाख, इवन 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर उनके, वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हुँ, तो जब ये चीज़ें देखते हैं, बात होती है और आए दिन कोई कॉल्स आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सही कुछ बात है। बच्चों को हमने डिप्रेशन से बाहर भी निकाला है। कई सारे बच्चे हुँ, सुसाइडल केस तक हो सकते थे। ओके, तो एज़ बीइंग ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेंटर, कोच, बीइंग ए लाइफ कोच, अभी मैंने एनएलपी का सर्टिफाइड भी हुआ हूँ मैं। ओके। तो ये चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ बच्चों पे, तो पेरेंट्स कई बार मीटिंग्स करते हैं, तो मतलब मुझे लगता है सर ये आई थिंक दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफ़ेशन है हुँ, और शायद ये नो इसको डाउट। मैं बिज़नेस नहीं कह सकता, ये मेरी शायद मैं फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। तो मैं इसको आई थिंक शायद मेरे अच्छे कर्म है सर, तो मैं इसको लाइफ़ टाइम तक करना चाहूँगा। सर बीइंग एन एजुकेटर सबसे बड़ा खतरा है डर सबसे पहले जब हम पढ़ाने जाते हैं ना, तो हाथ का वाइब्रेट होना और फंबल कर जाना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। स्टेज फ़ियर इसमें सबसे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ियर का जैसे कहते हैं ना कि खड़ा किसी के सामने पब्लिक के सामने बोलने में घबराहट होना। तो ये चीज़ कैसे दूर कर सकते हैं? पब्लिक स्पीकिंग कहना पब्लिक चाह रहे हैं आप आई स्पीकिंग। थिंक? सर मेरा तो ये मानना है एज़ अ टीचर तो ठीक है, नॉर्मल लेवल पे चल जाता है, क्योंकि शुरुआत में अगर बच्चे के सामने थोड़ा बहुत हम लोग कर जाते हैं तो चल जाता है। यस। तो धीरे-धीरे बच्चा जब टीचर के सामने बच्चों के सामने जब हम पढ़ाते हैं, तो धीरे-धीरे हम लोग फ्रैंक हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा हमसे फ्रैंक होता है, हम बच्चों से होते हैं, तब धीरे-धीरे हमारा हो जाता है। और उसके अलावा हमारे सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज़ अगर ये है, क्योंकि अगर आपको जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो चांसेस है कि आप जो पढ़ाएँगे वो कंटेंट आपका सही आप डिलीवर करने वाले हैं। सही। तो ये तो बात खत्म हो गई कि आप जो पढ़ाएँगे वो गलत पढ़ाएँगे। ये तो बात खत्म हो गई, आप जो पढ़ाएँगे वो सही पढ़ाएँगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करते-करते वो चीज़ें क्लियर होती है, क्योंकि जब आप सही पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझ में आता है, और समझ में जब बच्चे को आता है तो बच्चे का जो एक्सप्रेशन दिखता है उससे आपका फीडबैक बढ़ता है। तो क्लासरूम लेवल पर तो ये ठीक है, लेकिन जब हम लोग थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल के बीच में जब हम बोलने की बात करते हैं, यानी कि जिसकी आपने बात की पब्लिक स्पीकिंग, जो कि आज कहते हैं कि एक कोबरा सांप के काटने से भी ज़्यादा डर इंसान को स्टेज का लगता है। सही बात। इंसान को मौत का इतना डर नहीं है, जितना स्टेज उसको का ज़्यादा स्टेज पर होता है। बात करने का डर है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आदमी को प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। मेरे कोच कहते हैं, स्टेज पे जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। जब तक लोगों की लाफिंग, क्लैपिंग में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक स्टेज पे जाते रहो। बहुत अच्छी बात। उन्होंने मुझे कहा, सुंदर पहली बार जाएगा 50 लोग हँसेंगे, दूसरी बार जाएगा 100 लोग 100 हँसेंगे, लोगों से। तीसरी बार जाएगा शायद 200 लोग हँसेंगे, धीरे-धीरे वापस 200 से 50 होंगे, 40 होंगे, और एक समय आएगा जब जो लोग हँस रहे थे, वो सब तेरे लिए क्लैप करेंगे। बिल्कुल तो सही। ये एक है, फंडामेंटल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये हो सकता है कि जब स्टार्टिंग लेवल पे पहले ही बार मैं स्टेज पे गया और पहली बार इंसल्ट हो गई, तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैं ऑडियंस को गाइड ये करूँगा कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, फ्री वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप स्टेप सीख लीजिए और उसके बाद उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके फिर आप स्टेज पे खड़े होंगे, हुँ, तो चांसेस है कि आप शायद फंबल कम करेंगे। हुँ। इसके लिए एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। पहले जैसे आपने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को देखा होगा, मिरर के हाँ, सामने खड़े होके वो अपने डायलॉग की प्रैक्टिस डायलॉग करते हैं। प्रैक्टिस आज भी करते हैं। अमिताभ बच्चन का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, लास्ट जो उन्होंने केबीसी किया था। यस।
वो कह रहा है कि मैं केबीसी के हर एपिसोड में जाने से पहले आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मेरा परफेक्शन लेवल कम अच्छा ना हो हो, जाए, मैं बेटर हो जाए। देख सकूँ कि मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब थोड़ा पुराना पैटर्न हो गया है, इसको थोड़ा-सा अब लाते हैं 2026 के अकॉर्डिंग। आप सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए, अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। हुँ, मैं कहता हूँ 30 डेज़ तक आप अपना वीडियो बनाइए। रोज़ एक वीडियो बनाइए, रोज़ एक स्पीच तैयार कीजिए, रोज़ एक वीडियो बनाइए। 30 डेज़ तक ट्रैक कीजिए। पहला दिन आप वीडियो बनाते हैं, ओके, उसमें जो आपको कमियाँ लगती है, दूसरे दिन उसको इम्प्रूव कीजिए। तीसरा वीडियो फिर उससे अच्छा, चौथा वीडियो उससे अच्छा। 30 दिन तक आप वीडियो बनाइए। बधाई हो, तीसरा वीडियो आपका यूट्यूब पे डालने लायक बन जाएगा और उस पे लाखों सब्सक्राइबर, लाखों व्यूज़ आने के लायक बन आपका वीडियो जाएँगे। हो जाएगा। ये आप बात सही है। इम्प्लीमेंट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो। हुँ, इसको ऐसा कह सकते हो, किसी भी यूट्यूबर का जिसके आप लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर देखते हो, मिलियन सब्सक्राइबर देखते हो, उसका पहला वीडियो और उसका रिसेंट वीडियो लास्ट देखो, रिसेंट वीडियो, रात सही दिन का बात है। फ़र्क है। बिल्कुल तो सही। ऐसा प्रैक्टिस से हो सकता है। पुराने फैशन की आपने बात की सर। मैंने इंस्टीट्यूट देखा है आपका और उसमें जी। देखा है कि अपग्रेडेशन लेवल बियॉन्ड जो वक़्त है, उससे है। मतलब 2025 में जो स्मार्ट जो हम देखें ना स्मार्ट टीवी होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड की आजकल बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ये सुधार कर रहे हैं? काफ़ी लोग कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है सर टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। हुँ, टेक्नोलॉजी से आज भी टीचर डरते हैं बहुत लोग, कि शायद हैंडल करना आएगा, नहीं आएगा, हुँ, कैमरा कैसे हैंडल करेंगे, कंप्यूटर से ऑपरेट कैसे करना है, एक अलग से स्टाफ लगाना पड़ेगा। बट जितना आप इनसे जल्दी फ्रैंक होंगे, जितना आप इनको जल्दी फ्रेंडली बनाएँगे, ये आपका टाइम बचाएँगे और जब आपका टाइम बचाएँगे, तो टीचर्स अगर सिर्फ़ अगर टीचिंग पे ध्यान दें, हुँ। मेरा मानना अच्छा है कि अगर टीचर्स अगर सिर्फ़ टीचिंग पे ध्यान दें, तो टीचर्स के लिए अच्छा है। बाकी टेक्नोलॉजी को धीरे-धीरे सीख के वो अप्लाई करता जाए, तो आई थिंक वो फ़ास्ट ग्रो कर सकता है। बिल्कुल सही। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ ऑफ़लाइन के भरोसे आप रहे, सिर्फ़ आपने सिर्फ़ देखा कि मैं 50-100 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा लूँ, तो एक लेवल के बाद आप ऊपर नहीं जा पाएँगे। बिल्कुल सही। तो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। सर कोविड के दिनों में मैं अपना एक पर्सनल एक किस्सा शेयर करता हूँ। कोविड के दिनों में जब सब चीज़ें जो ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट्स थे, क्लोज़ हो चुके थे, उस वक़्त मेरे पास ऑनलाइन का एक ऑफ़र आया था जब मुझे फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। लाइक हुँ, इंडोनेशिया, दुबई ओके, और इसके दैट्स ग्रेट। अलावा दूसरी जो सिंगापुर जो कंट्री है। अब प्रॉब्लम वहाँ ये आ रही थी कि वहाँ मैथ्स में आपको पढ़ाना तो आता है, उसके सिलेबस के बारे में आपको सब कुछ पता है, बट प्रॉब्लम थी इंग्लिश। जैसा कि आपने बताया ये चीज़ सीखने की है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं मुझे जितनी इंग्लिश आती थी टूटी-फूटी, लेकिन मैंने तो उसको यस बोल दिया। मतलब मुझे जहाँ से इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, तो मैंने बिना सोचे यस बोल दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। बट अंदर से तो मुझे पता था कि इंग्लिश मेरी कैसी है। हालाँकि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बावजूद वो चीज़ नहीं आ पाई। लेकिन परफेक्शन तरीके से और जो आपने वो चीज़ बोली है, तो ये मैंने पर्सनली भी अप्लाई करी है कि अगर आप परफेक्ट तरीके से नहीं आता, नो प्रॉब्लम, नो नो किसी को नो डाउट। बट इन केस अगर आप किसी चीज़ को अगर अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है। बस आप उस काम को करने के लिए यस बोल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम देखते हैं ना सर कि अपने किसी अपने का कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो हमको बाइक चलाना भले नहीं आता है, लेकिन उस वक़्त आप कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाओगे। पहुँचा दोगे। तो ये बात इंग्लिश के लिए कितना परफेक्ट बैठती है। परफेक्ट है सर, क्या क्योंकि जो आपने कहा वही है कि हुँ, यस बोलना चाहिए और स्टार्ट करना ही क मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। और मेरा तो ये मानना है, हमारी राजस्थान में एक कहावत है कि हुँ, मतलब एक कोच है अमर चौधरी सर, वो कहते हैं, हुँ, किसी भी चीज़ को जब करना नहीं आता है तो उसमें फँस जाओ। यानी कि पंगा पाल लो, उसके बाद जैसे कि आपको कार ड्राइविंग सही सीखनी बात है, है। पहले दिन पूरी फीस भर के आ जाओ। बिल्कुल अब सही। अगर आप फीस भर चुके हो तो आप वहाँ पे पैसा लग चुका है, आप जाओगे। हुँ, जिम के टाइम पे जब अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है तो लोग सारी फीस भर चुके होते हैं, फिर मजबूरी में कई लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते छोड़ हैं। भी देते हैं। लेकिन यानी कि जब आपने उसका पंगा पाल लिया, आप उसमें फँस गए, तो कहीं न कहीं आप उसको मजबूरी में करते हो। तो शुरुआत करना ही मुश्किल है, बिल्कुल, उसके बाद धीरे-धीरे आपका फ्लो बन जाता है और उसके बाद फिर आप टेक्निक से फंडामेंटल सीखते हैं, तो कहीं न कहीं सही वो बात चीज़ें हो है। जाती है। इंग्लिश के केस में ऐसा है, नहीं आती है, टूटी-फूटी स्टार्ट करो। स्टार्ट कर दो। मैं यस, यहाँ पे एक टेक्निक सिखाना चाहूँगा ऑडियंस को। अच्छा, इसी वीडियो के बाद अगर वो तुरंत इंग्लिश बोलना चालू कर दे तो कैसा रहे सर? बिल्कुल सही। कराओ सर। लेकिन वो वीडियो को लाइक करेंगे तभी करेंगे हम लोग। नहीं तो तो यहाँ पर सबसे पहले लाइक कर दो, सर के चैनल को भी लाइक कर दो और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। जी, बताइए सर। तो यहाँ पर एक टेक्निक हम सिखाएँगे, सेल्समैन टेक्निक बोल सकते हैं, जिससे हाँ, अभी के अभी इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट लाइक एक टेक्निक समझते हैं कि आप मोबाइल की शॉप पर गए, हुँ, अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है, आपका बजट है मान लीजिए जस्ट लाइक 30,000 रुपीज़, ओके। 30,000 रुपए का आपका बजट है खरीदना है। हाँ, आप मोबाइल की शॉप पर जाएँगे तो मोबाइल देखेंगे तो क्या-क्या देखेंगे उसमें? उसके फीचर्स देखेंगे, हाँ, यानी कि रैम, रोम,
उसका स्क्रीन क्वालिटी कैसा है, बैटरी स्क्रीन टाइम और सब। बैटरी टाइम, हम्म, उसका कितना एमएच का बैटरी है, परफॉर्मेंस कैसा है, हम्म, और उसका कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैक कैमरा मेगा, सही सारी चीज़ें अगर आपके फ्रेंडली रहे तो आप उसको बाय कर लेंगे। सही। तो इसका एक डेमो समझते हैं। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि ये मेरे हाथ में एक फ़ोन है, तो हम्म, मैं एक मोबाइल से इसको डेमो देके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक ये मेरे हाथ में एक फ़ोन है, तो अब वो सेल्समैन मैं हूँ और वो क्लाइंट आप हैं। हम्म, समझ लीजिए आपको इंग्लिश पूरी आती है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं नहीं आती आती। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये फ़ोन बेचना है, हम्म, क्योंकि क्लाइंट खाली नहीं जाना चाहिए। तो मैं सही। ट्राई करता हूँ जैसे तैसे बोल के, कैसे ना कैसे करके मैं ये फ़ोन आपको बेचूंगा, बिकॉज मुझे पहला टारगेट क्या है, आपको सारे फीचर्स समझाने हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, सर दिस इज फ़ोन, दिस इज। कंपनी नेम वीवो सर, एंड वीवो इज़ वेरी फेमस कंपनी सर। टू कैमराज अवेलेबल, बैक एंड फ्रंट सर। बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल, फ्रंट 8 मेगापिक्सल सर। सर बैटरी बैटरी वेरी गुड सर, 5000 mAh सर, 5000 mAh सर। With this phone, sir, RAM 528 and ROM 12 GB, sir, 12 GB, sir. And with this phone, sir, to cover wireless headphone, Bluetooth, and charger free, sir, free, sir. Two gift free, sir, two gift free, sir, with this phone. And sir, touch quality too good, camera quality good, sir, good, very good, sir. And sir, price 35,000. But sir, but Diwali offer running, sir. You pay 30,000 rupees. अब बताइए क्या जो मैंने ये इंग्लिश बोली ये सही थी क्या? नहीं। लेकिन क्या मैं इस मोबाइल के फीचर्स आपको बता पाया? बिल्कुल। तो मुझे कम्युनिकेशन हो नहीं गई। आती, मैं फ्लुएंट सीखूंगा, एग्जैक्टली। उसके चक्कर में क्या मैं अपना आज का काम रोक सकता हूँ नहीं क्या? रोक सकते। नहीं रोक सकता हूँ। और हमारे तो, हम तो मारवाड़ी सर, हमारे तो क्लाइंट खाली जाता तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी। इसीलिए बिल्कुल सही बात है। तो रुकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को आप सेल्समैन बनिए और उनको बेचने का ट्राई कीजिए। जैसे ये मैंने फीचर बताया, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं आज के आज, तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। बिल्कुल सही। तो ये टेक्निक सर सीखनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, दिल्ली के अंदर में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसने इस पे काफ़ी वर्क किया। उसने ओके। मॉडल जो अपनाया था, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस तरह से होना चाहिए, पैटर्न्स होने चाहिए, ये चीज़ इंडिया के अंदर में बहुत ज़रूरी है सर। क्या इस चीज़ में क्या-क्या सुधार और होने चाहिए? मुझे लगता है सर इस पे डेली बेसिस पे काम होगा तभी ये होगा, तभी होगा, क्योंकि सही ये बात है। एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है। तो इन दोनों पे अगर रोज वर्किंग किया जाए, सही बात। जस्ट लाइक डेली टास्क अगर दिए जाए बच्चों को, सही। स्मॉल स्मॉल टास्क दें ताकि बच्चा बर्डन फील भी ना करे। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कल आपको स्पीच तैयार करनी है, अब बच्चा पूरी रात उस पर लगा रहेगा, उसको रटने में चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बर्डन ना दे, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़, हल्के फुल्के ग्रुप डिस्कशंस कराए जाए उससे, तो शायद बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और बच्चा डेली बेसिस पर उसको सीखना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो सर अपग्रेडेड होना ही चाहिए, बट यहाँ पर टीचर्स क्या चीज़ सीख सकते हैं? क्या लेके जाएँ आज आपसे वो? टेचर्स को सबसे पहले ये देखना है कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, उसमें और अपग्रेड क्या हो सकता है। जैसे अपग्रेड का मतलब ये हो सकता है कि आप पढ़ा रहे हो, नो डाउट उसमें टेक्निक्स आप क्या और इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज़, कोई ऐसा तरीका जिससे बच्चा ईज़िली समझ सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें आपका टाइम बच सके। अगर आपका टाइम बचा के आप कम टाइम में समझा पा रहे हो, तो बच्चा भी उस टेक्निक को यूज़ करेगा। यूज़ कर लेगा। तीसरी चीज़ ये देखो कि आप बच्चे का टाइम बचा सकते हो क्या? क्योंकि आज बच्चा सर, सिलेबस बच्चों के ऊपर इतना है कि बच्चा चाहता है कि जिन चीज़ों को हम वही। लोग 1 घंटे में याद करें, उस चीज़ को अगर 20 मिनट या 35 मिनट में याद कर सकते हैं कि हम लोग 30-35 मिनट में अगर याद हो जाता है, उस टाइम को अगर आप आधा कर देते हो, तो आई थिंक इट विल बी गेम चेंजर। सही बात है। और स्कूल का जो पैटर्न है, सब बच्चों की गलती नहीं है। पैटर्न कुछ इस प्रकार से हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स के पीछे ही बहुत ज़्यादा, हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, बावला हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा पीछे पड़ चुका है कि बस मार्क्स ही चाहिए। 90%, 80% डज़न्ट मैटर, हमको 90% चाहिए। तो बच्चा ना चाहते हुए भी उसको रट्टा ही मारेगा। इंग्लिश भी इसी तरीके से वो फ्लुएंट नहीं हो पाती और बाद में चल के उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्या लॉस होता है इससे? क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके करियर पर? एक इंसिडेंट सुनाऊँगा सर। अभी हाँ। रिसेंटली करीब 3 से 4 महीने पहले एक पेरेंट्स आया मेरे पास, "सर मेरे बच्चे के इस बार मार्क्स कम आए हैं।" मैंने कहा, "कितने आए? हुँ। कितने परसेंट मार्क्स आए आपके बच्चों के?" "सर इस बार 97 आए हैं।" ओहो! मैंने कहा, "इतने में 3 इतने में बच्चे पास होते हैं। सही बात है। इतने में 3 बच्चे पास होते हैं, आपका बच्चा 3 बच्चों का हक मार के बैठा है। फिर आप कह रहे हो कम है।" मैं कहा, "मैम 97 मेरे कभी नहीं आ पाया आज तक। नो डाउट हम उनको 97 दिलवा नहीं सकते, दिलवा नहीं सकते। हमारे कभी आज तक नहीं आए। मेरे सर इस मतलब अगर हाईएस्ट मार्क्स अगर देखा जाए तो मेरे 68-69% थे। 70 से ऊपर मैं कभी निकला ही नहीं आज तक कभी। सही है। वो भी शायद आई थिंक 8th बोर्ड में से 10th और 12th में तो इतने कभी आए ही नहीं आए है। नहीं है, सही है। तो फिर मतलब पेरेंट्स से भी ये होप करते हैं कि बच्चा इतना सीख पाए। मुझे लगता है नो डाउट पेरेंट्स को ये चीज़ें भी होप करनी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है बच्चा आगे निकले, लेकिन साथ-साथ में प्रैक्टिकल वे में वो कितना आगे है।
कैसे उसको बुकिश नॉलेज है। मैंने देखा है सर 99% वाले बच्चे, कई बार सारे बच्चे नहीं लेकिन कई बार बच्चे 99-100% तक भी ले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको आप अगर स्टेज पे खड़ा कर दो बात नहीं कर पाते हैं। वो पब्लिक में ये कह दीजिए आप कि वो बात नहीं कर पाते ठीक से, फ्रेंडली नहीं है लोगों से, वो कंफर्ट जोन में रह के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं। और अराउंड द कॉर्नर अगर आप जाएँ तो मतलब आप देखें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 40-45% पे अटके, लेकिन आज वो अच्छा स्पीकिंग कर पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि मार्क्स मतलब ज़रूरी है। नो डाउट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर, बट सिर्फ़ यही ज़रूरी है, ये कहना कहीं न कहीं आई थिंक गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सर, कंफर्ट जोन की बात की आपने, कंफर्ट जोन का एक डेफिनेशन है कि मतलब आप इसको अच्छे तरीके से बताइएगा कि करियर में कंफर्ट जोन कैसे आ जाता है, बट कैसे इससे निकला जा सकता है? एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट है, 20,000 25,000 एक एवरेज मंथली इनकम उसके आ रही है, तो कंफर्ट जोन से निकलने का क्या एक रास्ता हो सकता है उसके लिए? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन खत्म करो, डिस्ट्रैक्शन क्योंकि इंसान सर आलसी नहीं है, इसको बनाया जा रहा बनाया है। जा रहा है। इंस्टाग्राम ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, सही सारे बात है। टिकटॉक को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप डिस्ट्रैक्ट हों। सही बात जब है। तक, क्योंकि आपने देखा कि पहले कभी आपने सुना नहीं होगा कि आज से 25-30 ईयर्स पहले मतलब लोग इतने आलसी थे। हम्म, इंसान 5000 सालों से साधु संत सब कह रहे हैं कि जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो 6-7 बजे बाद में उठता है। बाद में उठता है। कभी चिड़िया को आपने 8 बजे उठता हुआ नहीं देखा, सही बात। कभी कुत्ते को आपने 9 बजे उठता हुआ नहीं देखा। नहीं देखा। तो कंफर्ट ज़ोन सर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आज बच्चा रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल चला रहा है। उसके हम्म, बाद उसके माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होता है, तो रिलीज वह होता उस है। तरह के वीडियोज़ और कंज़्यूम करता है, और इसके बाद में फिर वो सुबह 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है। एडिक्शन। सर 9 बजे उठने वाले बच्चे में एनर्जी क्या रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये इतिहास गवाह है सर, जो लोग जल्दी उठते हैं, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनमें से करेक्ट। 90% लोग जल्दी उठने वाले हैं। करेक्ट। तो कहीं न कहीं ये थ्योरी रखता है, और थोड़ा-सा डिसिप्लिन बना के, डिसिप्लिन सब में है सर। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन कम कर दिया, तो आपके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं। कहीं नहीं। सही जब बात। आपके पास ऑप्शन ही 4 होंगे, तो आप उन 4 चीज़ों में से कोई करेंगे। तो उसमें आपके पास परफेक्ट होना ही 50 है। ऑप्शन है, तो आप भटकोगे। सही बात है। ये है। पेरेंट्स का भी मैं इसमें यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स देखो, जब बच्चा कुछ कर रहा है ना, तो वो कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स को ही फ़ॉलो कर रहा है। अगर उसके पेरेंट्स झगड़ालू हैं, तो बच्चे में चिड़चिड़ापन और एक लड़ाई वाली जो फीलिंग होती है, वो आना कंपल्सरी है, आएगा वो चीज़। अगर पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चा भी चलाएगा। और पेरेंट्स अगर उस चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मतलब लाइक उनको समझाते हुए काम कर रहे हैं या उनके सामने मोबाइल चला ही नहीं रहे, मतलब सबसे पहले पेरेंट्स को ही ये चीज़ सोचनी चाहिए। एम आई राइट डेफ़िनिटली। सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चा, मुझे लगता है, पेरेंट्स और टीचर्स इन 2 को ज़्यादा कॉपी करता है। उसके बाद फिर कॉपी करता है सीरियल में जो जो मूवीज़ वगैरह वो देखता है, कैरेक्टर्स होते हैं उनको। सही बात है। तो ये तो घर से शुरू होना चाहिए, आई थिंक। इवन सर, जो एलन मस्क है, वर्ल्ड के टॉप लेवल के जो एंटरप्रेन्योर है और बिजनेसमैन और वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है, अलग ही पर्सनैलिटी के वो इंसान है एलन मस्क। वो भी कहते हैं, या उनसे एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है? तो उनको एग्ज़ैक्ट पता नहीं था, उन्होंने 5 मिनट समथिंग बोला, लेकिन जब चेक किया गया तो वो सिर्फ़ कुछ सेकंड ही था। मतलब इवन उन्होंने पूरे दिन में मोबाइल को चेकआउट ही नहीं किया, और हम पूरी दुनिया आज इंस्टा और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक तरह से पागल हो चुकी है, जैसे इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एल्गोरिदम भी ऐसा ही है सर, ये तो मेरे पर्सनल मैं आपको बता दूँ, इसमें एक एक्सपीरियंस भी है पर्सनल। अगर जी। आप चैट जीपीटी से या एआई से एक सवाल पूछेंगे ना, तो वो उस सवाल से आपको बाहर नहीं निकलने देगा। लाइक आपने पूछा मेरा ओके। घर किस तरफ है, तो आप उस वो सब चीज़ें बता देगा, लेकिन उसके बाद फिर वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मैं आपको इसका और आसान तरीका बताऊँ, तो आप उस बातों में ऐसे उलझा के रखोगे, यानी एल्गोरिदम का ये खेल है सर। तो स्टूडेंट इससे कैसे बच सकते हैं? स्टूडेंट सर, सबसे पहले तो अगर आप एल्गोरिदम में उलझे हैं, तो सबसे पहले तो नोटिफ़िकेशन बंद कीजिए। ओके। मेरे आज तक का रिकॉर्ड है सर, मेरा कभी, आप तो हम लोग पहले साथ में काम किए हुए, मेरा मोबाइल का रिंगटोन कभी नहीं बजता कभी नहीं है। बजा, सही बात है। कभी नहीं बजता है क्लासरूम में, कभी मेरा नोटिफ़िकेशन कभी नहीं हुँ, आएगा। स्क्रीन टाइम मैंने कम कर रखा है। हुँ, इंस्टाग्राम तो मेरे पर्सनल मोबाइल में तो है ही नहीं, हुँ। स्टाफ के फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप सारे उसमें डाल रखे हैं, जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो हमें अपग्रेड होना पड़ता है, दैट्स व्हाई हमें ज़रूरी है करना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, और आजकल सारे ऐप्स के अंदर सर कुछ फीचर्स आते हैं, आप उनमें टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, हुँ, और कुछ ऐसे चैनल्स, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आप अनफ़ॉलो कर सकते हो, जो आपके काम के नहीं काम हैं। के नहीं है। तो ये इंटेंशनली करना पड़ेगा जानबूझ के, हुँ, क्योंकि सर अच्छी हैबिट्स अनजाने में नहीं लगती है, अच्छी हैबिट जानबूझ के लगानी पड़ती है, और बुरी हैबिट्स अनजाने में लग जाती है। आप एल्गोरिदम में अनजाने में उलझे हो, लेकिन निकलना आपको जानबूझ के ही पड़ेगा। सही बात है। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है सर, और लगभग पूरे इंडिया के अंदर में अभी सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड का एक और दूसरे जितने भी स्टेट्स हैं, उनके बोर्ड्स के सीज़न आने वाले हैं। तो कोई ऐसी प्रो टिप्स सर जो इंग्लिश में वो बच्चे मास्टरी कर पाएँ कुछ दिन के अंदर में? इंग्लिश में सर पूरे ही सब्जेक्ट में बताऊँगा। पहली चीज़ तो ध्यान रखिए,
शुरुआत में नो डाउट आपको 90 95 भी लाना होगा, लेकिन स्टार्टिंग समझिए हमेशा सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि दिन में आपको 10 काम करने हैं, लेकिन सबसे 2 मेन काम आपने कर लिए, तो आपका मोटिवेशन का लेवल हाई हो जाता है कि हाँ, मैंने ये कर लिया, अब बाकी के 8 काम हो जाएँगे, हो कोई जाएंगे, दिक्कत नहीं। टू डू तो लिस्ट। इसीलिए आपको पहले सारी चीज़ें टीचर से गाइड करके लीजिए। पुराने आप पेपर्स उठा सकते हैं 5 साल के, या फिर आपके जो टीचर्स एक्चुअली जो कोचेज़ होते हैं आपके बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप गाइड लीजिए और क्या-क्या इम्पोर्टेंट है पहले उनको कवर कीजिए, ताकि आपका ध्यान हट के पहले उन पे जाए। उसके बाद जो बचा है 20% या 70%, उसके बाद जब आप ये करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपका ईज़ी हो जाता है। और अभी से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन कम करके टाइम टेबल बना के अगर किया जाए तो अभी सफिशिएंट टाइम है सर। 40% वाला बच्चा भी 85-90 पहुँच सकता है पहुंच सकता है। आराम से। सही बात है। सर पॉलिटिशियंस में शशि थरूर की इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, मतलब उनकी इंग्लिश को एक अपोनेंट भी इसको सराहता है कि बहुत बेहतरीन इंग्लिश वो बोलते हैं। इस टाइप के कभी कुछ पेरेंट्स के साथ इंसिडेंट हुआ है कि जो आपसे बोल दें कि आप भी सर इस टाइप की इंग्लिश बताइए, या आप ही एक्सपेरिमेंट कीजिए? डेफ़िनेटली सर, ऐसे अगर कोई अगर वो पेरेंट्स? अगर वो बात करते हैं तो हाँ, अगर पेरेंट्स कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में, हाँ। तो हम उनको डेमो दिखा देते हैं। देयर आर सो मेनी डेमो वीडियोज़ अवेलेबल। हुँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, ऑफ़लाइन क्लासेस में भी है। अब समटाइम्स तो ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स ने रिज़ल्ट माँगा है और फॉर्च्यूनेटली बच्चा पास बैठ के मुझसे डिस्कशन कर रहा हो, तो हमने लाइव डेमो दिखा दिया उनको। तो हुँ। ऐसा होता है सर। अगर आपके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं सर, तो आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत कुछ ऐसे नहीं हेक्टिक है। पेरेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि पहले आप इंग्लिश बोल के दिखाओ। डेफ़िनेटली आते हैं सर। अच्छा, अच्छा। स्टार्टिंग में तो आते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई हमारा सोशल मीडिया पेज नहीं था, उस समय नहीं था, तो हमने सिर्फ़ ऑफ़लाइन पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर में बाँटे। हुँ, और हमने जब स्टार्ट किया तो था कि सर आप कितनी इंग्लिश फ़ोन पे पूछते थे, सर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है? ओके। आपने कौन-सी डिग्री किया है? आप बोल के हुँ, दिखाओ। तो ये होता है सर, लेकिन जब आप एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, अब ये और कंडीशन होती है कि चूँकि इतना सब कुछ फैला दिया है, तो अब बच पेरेंट जब सर्च करता है, तो हम नंबर 1 रैंकिंग पे दिखते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे वो सर्च करें ब्यावर में। तो कहीं न कहीं वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आता है। हुँ। साल में 1 बार कभी आ ही जाता है सर। तो उनको हम जब दिखा देते हैं मतलब कि सर ये अगर आज आप की कन्वर्सेशन से ये बात तय है कि पेरेंट्स मेरे से नाराज़ होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स के सारे जितनी भी कमियाँ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स कहीं न कहीं गलती करते हैं, और सारे पेरेंट्स नहीं होते, कुछ परसेंट है। यानी जो मोबाइल वाली जो मैंने बात बोली, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। इसके अलावा जो ये अभी सर ने बताया कि इस तरह के जो पेरेंट्स आते हैं ना, जो झगड़ालू होते हैं, तो बच्चे का इम्पैक्ट ये उन पे पेरेंट्स पड़ता की है। चिंता कह सकते हो सर, चिंता क्योंकि है सर। पेरेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि आजकल बच्चा हुँ, वो देखते हैं कि एजुकेशन के नाम पे नो डाउट ये इंडस्ट्री अच्छी है, हुँ। लेकिन कई जगह पे बच्चों का फीस लग जाता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिल पाता नहीं है। मिल पाता, तो पेरेंट्स का इसको हम दबाव। ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये जो झगड़ा है वो स्वीट झगड़ा है, तो ये हाँ। अच्छा भी है, अच्छा भी आई है, थिंक। और इससे सीखने को मिलता है सर। हमारी कमियाँ अगर पेरेंट्स हमको बताते हैं, तो एजुकेटर को उसको दूर करने में बहुत हेल्प मिलती है। यानी अगर वो हमारी सिर्फ़ तारीफ़ ही कर देगा, एप्रिशिएट करेगा, तो हम भी कहीं न कहीं कम्फर्ट ज़ोन में आ जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो पेरेंट्स के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को एक एक एटमॉस्फेयर दीजिए, ताकि वो बच्चा उस चीज़ में आराम से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। लाइक उसको खुला छोड़िए कि उसको जो चीज़ करने की इच्छा है। कुछ पेरेंट्स को, जैसे मैं भी जानता हूँ, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी आगे रखते हैं, उसको आगे से आगे एप्रिशिएट करते हैं। बच्चे को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसको सर, इंग्लिश अगर एक इंसान होता, तो उससे क्या शिकायत करते आप? सर अगर इंग्लिश सामने खड़ा होता, कोई एक इंसान होता, तो मैं उससे एक ही सवाल करता कि ये जो साइलेंट लेटर जो होते हैं, ये लिखे जाते हैं लेकिन ये बोले नहीं जाते हैं। तो जब इनको बोलना नहीं है तो इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं हम यूज़ लोग? कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं नॉलेज, तो इसमें के से स्पेलिंग बन रहा है। हुँ, साइकोलॉजी की स्पेलिंग साइकोलॉजी जब हम बोल रहे हैं तो पी से बन रहा है। हुँ। तो साइकोलॉजी होना चाहिए। साइलेंट लेटर्स का अलग लेवल है, लेकिन उसके अलावा कुछ लेटर ऐसे हैं जो अनयूज़ है। साइकोलॉजी में पी का क्या काम आ रहा है? हाँ, वही तो। वो वाली चीज़। तो अब इस जब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इंग्लिश अगर सामने खड़ा एक इंसान है, तो मैं उनसे यही पूछूँगा, जब इनको बोलना नहीं था, तो इनको तो लिखा क्यों लिखा जा ही रहा क्यों है? जा रहा बच्चों को है? कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। आए दिन बच्चे कहते हैं सर ये साइलेंट लेटर, ये बार-बार कन्फ्यूज़ करते हैं, कहीं पे पी साइलेंट है, कहीं पे वही पी बोला जा रहा है। वापस पी बोला जा अब रहा बच्चे पूछते हैं सर पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट क्यों नहीं है। होता फिट है? क्यों नहीं होता? अब सर हर चीज़ का लॉजिक नहीं दे सकते। नो डाउट इनके भी ग्रामेटिकल रीज़न होते हैं, जिनको हम क्लास में कराते हैं, लेकिन हर चीज़ का लॉजिकल रीज़न निकालने हुँ। से चीज़ें वो क्लियर एक नहीं हो बच्चा पाती नहीं हैं। समझता सर, उसको तो पुट को और बुट को एक ही चीज़ में और रखना वही है, एक ही चीज़ है। लेवल पे रखना अब उसने साउंड पकड़ा हुआ है, है। इसीलिए। मतलब इंग्लिश कई बार अपने ही रूल को ब्रेक कर देता है। इसीलिए। तो वही चीज़ है कि वो एक मूवी में भी कहा था कि इंग्लिश इज़ वेरी फनी लैंग्वेज, हाँ। अमिताभ बच्चन ने कहा था। तो यही चीज़ें हैं कि वो पुट और बुट का थोड़ा-सा बट का थोड़ा रहता है, तो ये रीज़न एग्ज़ैक्टली। है सर। सर आपसे ऐसा किसी कभी ऐसे सर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ बच्चे ने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जिससे आपको क्लास में हँसी आ गई हो कि यार ये क्या चीज़ बोल दी?
वर्ड नहीं सर, एक सेंटेंस आया था सामने। अच्छा, बताइए। क्लास में नहीं, अभी करीब बिफोर, ये कह सकते हैं बिफोर 1 ईयर, हाँ, मतलब एक बच्चा आया घर पे, पड़ोसी था मेरा, तो सर बच्चा आया छोटा सा, लाइक 7 ईयर 8 ईयर्स ओल्ड था। अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, उसने कहा सर, दरवाज़ा बजाया, गेट खटखटाया उसने, मैंने बोला हाँ बोलो। तो वो है ना, मम्मी कुछ टमाटर मंगा रही है, अच्छा। तो सब्जी में डालने के लिए मम्मी ने कहा आंटी से कुछ टमाटर लेके, मैं कहा आंटी तो है ही नहीं, आप दे दो कुछ, मम्मी कुछ टमाटर मंगा रही है। मैं क्या करोगे टमाटर का? टमाटर को सब्जी में डालेंगे। ओके। मैं कहा तुम्हारे घर पे टमाटर नहीं है? नहीं है। मैंने कहा इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल। बोल हमारे घर पे टमाटर नहीं है। वापस तो आया नहीं होगा वो। अब उसको सर ये वो ब्लैंक हो गया, लेकिन उस वो बच्चा बड़ा क्रिएटिव था। ओके। उसने बोला सर माय होम इज टोमेटोलेस। अब ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं सर, ये अगर अब अगर आप देखिए अगर मीनिंग की तरफ से, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस ही वैसे करेक्टली होना चाहिए, आई डोंट हैव टोमेटोज एट माई होम, ओके। लेकिन फिर भी उसने अपनी बात समझा दी जो मैंने पहले आपको बोला था, और ग्रामेटिकली देखा जाए तो काफी लेवल तक ये ठीक भी है। वही होती है सर, जब तलब होती है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, मैंने मतलब। सर उससे एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, मैंने मुझे लगा कि अगर वो इसका इंग्लिश नहीं बोल पाएगा हाँ। तो इसकी मदर को अप्रोच कर दूंगा मैं क्लास भेजने के लिए। अब कहीं ना मैं कहीं अपना फायदा सब जगह अब मैं क्या बोलूँ चाहिए। सर, अब मैं क्या बोल सकता हूँ वहाँ पे? प्रोफेशनल 24 आवर्स। डेफिनेटली। सर, आप एक कोच हैं, और बीइंग अ कोच, आपका कोई एक कोच जिनकी अच्छी लाइन आपको अप्रिशिएट करती हो क्लास में? वैसे तो बहुत सारे कोचेस हैं, क्योंकि किसी से मैंने पर्सनालिटी सीखा, किसी से पब्लिक स्पीकिंग कोई सीखा, एक, कोई एक। और डेफिनेटली जिनका मैं नाम लेता हूँ, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स के बाद जिनको मानता हूँ, दैट इज कोच ओके, यस। BSR, हिज नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौड़। ओके। उनकी एक फेमस लाइन है, जिस इसी साइकोलॉजी से हम चलते हैं, कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू सपोर्ट्स यू। एंडलेसली। कि अगर आप किसी चीज को बिना स्वार्थ के सपोर्ट करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड फिर आपको सपोर्ट करता है। तो ओके। इसीलिए हम लोग, जो मैंने ट्रस्ट वाली बात कही थी, क्योंकि जब मैं क्लास में खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा टारगेट रहता है कि उन बच्चों को मैं जितना डिलीवर कर सकूँ अच्छे से, और उसका घूम फिर के रिजल्ट मुझे कंपाउंड होकर मिलता है सर। सही बात है। सर, वो लाइन ही आपको याद आ गई है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो या तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। डेफिनेटली तो सर। सर, इट्स वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग विथ यू सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप आज मेरे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे लाखों पेरेंट्स, व्यूअर्स ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। मतलब कुछ लेकर ही वो आपसे गए हैं आज। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और जाते-जाते बस एक 2 प्रो टिप्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे? 2 टिप। पहले टिप तो विदाउट गोल के कोई इंसान को नहीं जीना चाहिए। एक लाइफ में गोल होना चाहिए, बिल्कुल सर। और गोल के अंदर भी मतलब ये क्या है कि बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं लोगों को, बार-बार गोल चेंज नहीं करना होता है। हुँ। आराम से बैठिए, फाइंड कीजिए, एक गोल फाइंड कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप घूमते रहोगे गोल-गोल तो छूट जाएगा बड़ा गोल। सही है। तो इसीलिए गोल-गोल नहीं घूमना है, क्योंकि बार-बार गोल, कभी आपको देख के मैंने गोल बनाया मुझे आईपीएस बनना है, हुँ। आपको देख के बनाया मुझे कुछ और सही बनना है, बात। कभी आपको देख के मुझे यूट्यूबर बनना है। तो गोल एक चूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, इसके बाद में सेकंड टिप्स ये हो सकती है कि एक बुक पढ़ी थी मैंने, कैरी गैलर की ऐसी बुक थी, आई थिंक राइटर का नाम भूल रहा हूँ, द हुँ। वन थिंग। किसी एक चीज़ के ऊपर आप पूरी शिद्दत डाल दीजिए। जैसे हमने इंग्लिश स्टार्ट किया सर, यस। आज हम ना कॉम्पिटिशन की इंग्लिश पढ़ाते हैं, ना स्कूल की इंग्लिश पढ़ाते हैं, ना करेक्ट। कोई और इंग्लिश, सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश। सही। किसी एक चीज़ के ऊपर जी जान डाल दीजिए, और अगले 5 से 6 महीने उस पे लगा दीजिए। आप कम से कम मान के चलिए कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो इंडिया के टॉप 10 लोगों में तो आराम से आ जाएँगे। ये मेरा बिल्कुल सही। प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट और आज हमारी सीरीज में जुड़ने के लिए। आई होप कि स्टूडेंट्स इससे बहुत कुछ ज़्यादा आज एडमायर करेंगे और अपनी बातों को इस पे लागू करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइक तो आप कर ही दीजिए, और पेरेंट्स से मेरी कोई शिकायत नहीं है। पेरेंट्स को भी मैं कहूँ, पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए। और हमारे चैनल को तो आप देख सकते हैं 24/7, इसका कोई एडिक्शन नहीं होगा, इसका कोई एल्गोरिदम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारी सीरीज़। थैंक यू सो मच।